प्रिय विद्यार्थियों, 10वीं क्लास के लेसन नंबर 1 में आज हम बात करते हैं एक नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है बाह्य आक्रमण एवं आत्मसातीकरण। विद्यार्थियों, इस टॉपिक में हम 3 विदेशी जातियों के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे शक जाति के बारे में, हूण जाति के बारे में और कुषाण जाति के बारे में। विद्यार्थियों, इसी टॉपिक के साथ में जो हमारा लेसन नंबर 1 है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शक जाति के बारे में। ये तीनों ही जातियां जो है विदेशी जातियां रहती है और भारत में ये प्रवेश करती है, उसके बाद में यह सत्ता स्थापित कर लेती है। जातियों, शक जाति की अगर हम बात करें तो ये मध्य एशिया की एक लड़ाकू जाति थी। मध्य एशिया की लड़ाकू जाति, और मध्य एशिया जो है ये वर्तमान में तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और जो सोवियत रूस का जो उत्तरी हिस्सा है, इसका जो क्षेत्र है ये मध्य एशिया कहलाता है। और यहाँ की ये एक लड़ाकू जाति थी। चारागाहों की तलाश में ये आगे बढ़ती है। सबसे पहले ये क्या करती है, अफगानिस्तान और बलूचिस्तान पर अधिकार कर लेती है। भारत का मैप आपने देखा होगा, उसमें जो इंडिया का हिस्सा है इस तरीके से, और यहाँ जो पाकिस्तान है और यहाँ अफगानिस्तान है, और इधर जो एरिया है वो सेंट्रल एशिया का है। और ये यहां से बढ़ती है और सबसे पहले अफगानिस्तान पर अधिकार कर लिया, उसके बाद में आगे बढ़ती है। और आगे जब बढ़ती है तब ये क्या करती है, सबसे पहले अधिकार करती है अफगानिस्तान और बलूचिस्तान पर। उसके बाद में बोलन दर्रे से होते हुए, कौन सा दर्रा है, बोलन दर्रा। दर्रा दो पहाड़ों के बीच की तंग घाटी या तंग रास्ता होता है, इसे दर्रा कहा जाता है। और बोलन दर्रा वर्तमान में पाकिस्तान में है। वर्तमान में कहा है, पाकिस्तान में। बोलन दर्रे से होते हुए ये भारत में प्रवेश करती है। बोलन दर्रे से होते हुए ये जाति कहां प्रवेश करती है, भारत में प्रवेश करती है। और भारत में जब ये प्रवेश करती है तो सबसे पहले विद्यार्थियों ये अधिकार करती है सिंधु प्रदेश, सिंधु नदी का जो प्रदेश था उस पर ये सबसे पहले अधिकार करती है। और उसके बाद में ये सौराष्ट्र प्रांत का जो क्षेत्र था, वर्तमान गुजरात में है सौराष्ट्र, उसमें ये सत्ता स्थापित कर लेते हैं। उसमें ये सत्ता स्थापित कर लेते हैं। अब विद्यार्थी अपने को ध्यान क्या रखना है कि जो भारत है इसमें इनकी 4 शाखाएं थी, और पूरी इनकी जो शाखाएं थी वो 5 थी। एक अफगानिस्तान में बस गई थी और 4 शाखाएं जो है इनकी भारत में थी। इनमें इनको बोला जाता था नासिक के शक, मथुरा के शक, तक्षशिला के शक और उज्जैन के शक। नासिक के शक, मथुरा के शक, तक्षशिला के शक और उज्जैन के शक इन्हें कहा जाता था। अब ये जो नासिक के शक हैं ये स्वयं को चहरात वंश का बताते थे। और ध्यान रखना है विद्यार्थियों, ये जो शक है ये स्वयं को क्षत्रप कहते थे, और ये जो नासिक के शक है ये स्वयं को महाक्षत्रप कहते थे। अब इसमें जो नासिक के शक हैं ये स्वयं को चहरात वंश से मानते थे। और इसके 2 शासकों का जो है पता लगता है। एक शासक इसका पता लगता है, अपने को जानकारी मिलती है, भूमक, और दूसरा नहपान। भूमक व नहपान के बारे में अपने को जानकारी मिलती है। अब विद्यार्थियों, ये जो नहपान है बताया जाता है, एक अभिलेख है जोंगल थम्बी, जोंगल थम्बी। और ये जोंगल थम्बी जो वर्तमान नासिक में, नासिक महाराष्ट्र में। यहाँ के अभिलेख से जानकारी मिलती है कि जो नहपान है ये गौतमी पुत्र सातकर्णी से पराजित हुआ था। सातवाहन शासक था, आपने पढ़ा था। गौतमी पुत्र सातकर्णी से ये
पराजित हुआ था। मथुरा के दो शासकों के बारे में जानकारी मिलती है, हमामस और हगान। हमामस और हगान। विद्यार्थियों, मथुरा के जो शक थे, इनका जो उन्मूलन है या इनका जो विनाश है, ये कुषाणों के द्वारा किया गया था। कुषाण जाति अपने पढ़ेंगे आगे। कुषाणों के द्वारा जो है इनका उन्मूलन किया गया था। तक्षशिला के शकों की अगर हम बात करें तो इसमें भी हमें दो शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। एक शासक था मावेज व एजाज। मावेज व एजाज। उज्जैन की अगर शासकों की हम बात करें तो सबसे प्रसिद्ध रहता है चेस्टन, और चेस्टन का उत्तराधिकारी था रुद्रदामन प्रथम। रुद्रदामन प्रथम। और ये रुद्रदामन प्रथम जो है सर्वाधिक शक्तिशाली शक शासक था, और इसी के बारे में जो है इतिहास में शक शासक प्रसिद्ध रहते हैं इसी की वजह से। रुद्रदामन प्रथम की अगर हम बात करें तो इनकी जानकारी जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होती है। गिरनार में है जूनागढ़ अभिलेख, गुजरात में। जूनागढ़ अभिलेख से इनकी जानकारी प्राप्त होती है। सुदर्शन झील का ही निर्माण करवाते हैं। तो ये रहते हैं नासिक के शक, मथुरा के शक, तक्षशिला के शक और उज्जैन के शक। उज्जैन के शकों का जो उन्मूलन है ये पल्लवों के द्वारा किया जाता है। ये पल्लवों के द्वारा किया जाता है। अब विद्यार्थियों, ये जो शक जाति है इनको अलग अलग नामों से जाना गया है। जैसे इन्हें रामायण में इन्हें जो है यवनों के साथ रखा गया। यवन जो है ये एक विदेशी जाति थी। रामायण एवं महाभारत में जो इनको यवनों के साथ में रखा गया है। तो विद्यार्थियों, शक जो जाति है इनके बारे में अपने को इतना ही ध्यान रखना है कि जो शक जाति है मध्य एशिया की एक लड़ाकू जाति थी। सबसे पहले ये अफगानिस्तान और बलूचिस्तान पर अधिकार करती है। उसके बाद में बोलन दर्रा जो वर्तमान पाकिस्तान में है, बोलन दर्रे से होती हुई ये भारत में प्रवेश करती है। भारत में प्रवेश करने के बाद में सबसे पहले ये सिंधु प्रदेश के क्षेत्र में क्या करती है, अधिकार करती है। उसके बाद में ये सौराष्ट्र जो प्रांत था गुजरात का, उसमें ये स्थायी जो है एक सत्ता स्थापित कर लेती है। और इसी से इसकी 4 शाखाएं निकलती है। उनमें नासिक के शक, मथुरा के शक, तक्षशिला के शक, उज्जैन के शक, ये 4 शाखाएं। नासिक के इन्हें जो है क्षत्रप कहा जाता था। और नासिक के शक जो है ये चैरात वंश के मानते थे, अपने को चैरात कहते थे। और इसके 2 शासक हुए भूमक व नहपान। और नहपान के बारे में जानकारी मिलती है कि जो जोगनल थम्बी जो स्थान है वहां से अभिलेख मिला, उसमें पता लगता है कि गौतमी पुत्र सातकर्णी से ये पराजित होता है। मथुरा के जो शकों की अगर हम बात करें तो हमामस और हगान इसके 2 प्रसिद्ध शासक थे। विनाश इसका कुषाणों के द्वारा होता है। तक्षशिला के शासकों में मावेज व एजाज, तक्षशिला के जो शासक थे उसमें मावेज व एजाज जो है 2 प्रसिद्ध थे। और उज्जैन के शासकों की अगर हम बात करें चेस्टर और रुद्रदामन प्रसिद्ध थे। अब इसमें जो जूनागढ़ अभिलेख से जो इसकी जानकारी मिलती है रुद्रदामन प्रथम की, ये सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था पल्लव राजवंश का, पूरे पल्लवों का, पूरे शकों का। और पल्लव राजवंश जो है इसका अनुमूलन करता है। तो ये ध्यान रखना है अपने को शकों के बारे में। आगे हम बात करते हैं कुषाण राजवंश के बारे में। कुषाण राजवंश विद्यार्थी ध्यान रखें कि कुषाणों को यूची भी कहा जाता है। यूची भी कहा जाता है। अब इसका जो संस्थापक ये था कुजुल कड़फिसस। और ये 15 ईस्वी से 65 ईस्वी तक जो ये
शासन करता है। इसके बाद में विद्यार्थियों शासक बनता है इस वर्ष का, वो बनता है विम कडफिसस। और विम कडफिसस जो शासक रहता है ये रहता है 65 से 78 ईस्वी तक। 65 से 78 ईस्वी तक ये शासक रहता है। विम कडफिसस के बारे में ये ध्यान रखने की शैव मत का अनुयायी था, शैव मत का। और इसके जो मुद्राएं थी उस पर जो है त्रिशूल का निशान, शिव का निशान, नंदी का निशान, मतलब शैव मत से जो संबंधित जो प्रतीक थे उनके चिन्ह जो है इसके सिक्कों पर देखने को मिलती हैं। ये पहला शासक था जिसने अपने नाम के सिक्के चलाए। पहला शासक जिसने अपने नाम के सिक्के चलाए। उसके बाद में विद्यार्थियों जो प्रसिद्ध शासक रहता है इस राजवंश का वो रहता है कुषाण। और अपने को कनिष्क, और अपने को कनिष्क के बारे में ही ध्यान रखना है, कनिष्क पर अपने को ज्यादा फोकस करना है। इसका जो शासनकाल रहता है ये रहता है 78 ईस्वी से 101 ईस्वी। 78 ईस्वी से 101 ईस्वी। अब विद्यार्थियों इसमें जो कनिष्क है, सबसे पहले तो अगर हम बात करें कि 78 ईस्वी में एक कैलेंडर चलाता है, शक कैलेंडर के नाम से, या हिंदी में कहते हैं शक संवत। और ये शक संवत जो है ये भारत का राष्ट्रीय संवत है, ये ध्यान रखना है। भारत का ये राष्ट्रीय संवत है। उसके अलावा इसके काल में चतुर्थ बौद्ध महासंगीति का आयोजन होता है। चतुर्थ बौद्ध महासंगीति का आयोजन जो है इसके काल में होता है। और इसकी अध्यक्षता की जाती है वसुमित्र के द्वारा, और उपाध्यक्षता इसमें अशोक घोष। विद्यार्थियों बौद्ध संगीति का मतलब था कि 4 बौद्ध संगीति होती है प्राचीन भारतीय इतिहास के काल में, जिसमें चतुर्थ जो बौद्ध संगीति है ये इसके शासन काल में होती है। उसके अलावा ये क्या करता है, कश्मीर को विजिट करता है। कश्मीर को विजिट किया है इसने, और उसमें कनिष्कपुर नाम का ये एक नगर बसाता है। कनिष्कपुर नाम का ये एक नगर बसाता है। इसकी 2 स्थानों से जो है प्रतिमाएं मिली है। एक मिली है सिक्के पर खड़ी प्रतिमा, सिक्के पर खड़े रूप में ये इसकी प्रतिमा मिली है। उसके अलावा एक स्थान है महास्थान बोगरा, और वर्तमान में ये महास्थान जो है बांग्लादेश में, यहां से भी इसकी एक मूर्ति मिली है कनिष्क की। अब विद्यार्थियों कनिष्क के बारे में और ध्यान रखने की, इसके दरबार में जो कुछ एक दरबारी रहते थे, जैसे वसुमित्र है, पार्श्व है, अशोक घोष है, चरक आदि, ये इसके दरबार में रहते थे। तो सबसे ज्यादा जो हमें बात ध्यान रखनी है वो रखनी है कि 78 ईस्वी से 178 ईस्वी में ये शक संवत चलाता है, चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन करता है। उसके अलावा ध्यान रखने की इसके काल में जो बौद्ध धर्म था वो 2 शाखाओं में बंट गया था, और इसी काल में एक नई शाखा की शुरुआत होती है, महायान शाखा। राज्य में जानकारी है कि बौद्ध धर्म जो है वो 2 शाखाओं में विभाजित था। एक का नाम था हीनयान शाखा और दूसरे का नाम था महायान शाखा। और इसी कनिष्क के काल में बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में बंट गया, महायान और हीनयान शाखा में। तो कुषाण राजवंश संस्थापक कुजुल कडफिसस प्रथम 15 से 65 ईस्वी, विम कडफिसस 65 से 78 ईस्वी, शैव मत का अनुयायी था। इसके जो प्रतीक चिन्ह थे उनमें नंदी, त्रिशूल इत्यादि जो इसके प्रतीक चिन्ह थी। पहला शासक था जिसने अपने नाम के सिक्के चलाए।
और इसके बाद में जो प्रसिद्ध शासक बनता है वो बनता है कनिष्क। 78 से 101 ईस्वी का शासनकाल रहता है। शक संवत जो है ये चलाता है, भारत का ये राष्ट्रीय संवत माना जाता है। चतुर्थ बौद्ध महासंगीति का ये आयोजन करता है, जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र के द्वारा की जाती है और इसकी उपाध्यक्षता जो है ये असम घोष के द्वारा की जाती है। कश्मीर को ये विजिट करता है, कनिष्कपुर नाम से ये नगर बसाता है। इसके दरबार में वसुमित्र, पार्श्व, असम घोष, चरक इत्यादि रहते थे। बौद्ध धर्म की 2 शाखाओं का विभाजन जो है इसके काल में होता है। इसकी 2 जो है अपने को प्रतिमाएं मिलती है, एक मथुरा से मिलती है, एक महास्थान डोगरा से मिलती है। तो ये है कुषाण राजवंश। आगे हम बात करते हैं विद्यार्थियों हुण राजवंश के बारे में, हुण जाति के बारे में। हुण जाति, हुण जाति के बारे में भी ध्यान रखने कि ये मध्य एशिया की एक लड़ाकू जाति थी। ये भी कहां की है? मध्य एशिया की। इसमें 2 शासकों के बारे में अपने को ध्यान रखना है। एक था तोरमान और एक था मिहिरकुल। एक है तोरमान और एक है मिहिरकुल। अब विद्यार्थियों जो हुण जाति है इसका सर्वप्रथम जो आक्रमण है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा परीक्षा की दृष्टि से। सर्वप्रथम आक्रमण हुणों का किसके शासनकाल में होता है? तो 458 ईस्वी पूर्व में, सॉरी 458 ईस्वी में इसका सर्वप्रथम जो आक्रमण होता है ये होता है स्कंदगुप्त के काल में। गुप्त शासक स्कंदगुप्त के काल में जो सर्वप्रथम जो इनका आक्रमण होता है। विद्यार्थी हुण जाति के बारे में अगर हम और बात करें तो ध्यान रख रहे हैं कि हुण जाति के द्वारा ही जो है गुप्त साम्राज्य जो विघटित होता है, गुप्त साम्राज्य का विघटन होता है। ठीक है। अब इसमें तोरमान और मिहिरकुल, इनमें सबसे प्रसिद्ध जो शासक रहता है वो रहता है मिहिरकुल। विद्यार्थियों एक अपने पढ़ा था मिहिर भोज के बारे में। ये मिहिर भोज से थोड़ा अलग है, ये मिहिरकुल है। मिहिर भोज जो है एक गुर्जर प्रतिहार शासक था और मिहिरकुल कौन सा है? हुण जाति का है। मिहिरकुल जो है ये राजधानी इसकी थी सियालकोट, राजधानी थी इसकी सियालकोट। उसके अलावा बौद्ध भिक्षुओं से ये घृणा रखता था, बौद्ध भिक्षुओं से घृणा। उसके अलावा मालवा के शासक यशोवर्मन से ये पराजित होता है, मालवा शासक से ये पराजित होता है और पराजित होने के बाद में ये कश्मीर भाग जाता है, कश्मीर भाग जाता है। अब विद्यार्थियों जो अपना ये टॉपिक है इसमें हुण, शक और कुषाण, इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो हमारा कुषाण राजवंश है। और कुषाण राजवंश में आपको 3 फैक्ट ध्यान में रखने हैं। कनिष्क के बारे में, एक कनिष्क सामंत चलाता है शक संवत के नाम से। उसके अलावा इसके काल में 2 शाखाओं का विभाजन हो जाता है बौद्ध धर्म की, हीनयान और महायान। ठीक है। उसके अलावा इसके दरबारी के बारे में ध्यान रखने हैं। और ये क्या करता है, एक नगर बसाता है श्रीनगर, कश्मीर को जीत करके कनिष्कपुर नाम से। तो इसी टॉपिक के साथ में जो है हमारा लेसन नंबर 1 कंप्लीट होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे हम बात करेंगे नए लेसन के बारे में। संघर्षकालीन भारत नाम से लेसन नंबर 2 है हमारा, इसकी हम बात करेंगे। धन्यवाद।